16 अप्रैल 2026 ये वो तारीख है जब भारत की संसद में 3 नए बिल पेश हुए और बस देश के पॉलिटिकल फ्यूचर पर एक जबरदस्त बहस छिड़ गई। देखिए, ये कहानी सिर्फ कुछ कानूनों की नहीं है, ये कहानी है पावर के बैलेंस की, बराबरी के हक की और एक ऐसे वादे की जो 27 साल से अधूरा है। चलिए इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं। महिला आरक्षण की ये जो कहानी है ना, ये एक बहुत लंबी और मुश्किल लड़ाई रही है। सोचिए, इसकी शुरुआत हुई थी 1996 में, जब देवेगौड़ा सरकार पहली बार ये बिल लेकर आई। संसद में इतना हंगामा हुआ, हाथापाई तक की नौबत आ गई और बिल पास नहीं हो पाया। फिर 1998, 2010 बार बार कोशिशें हुईं और हर बार नाकामी ही हाथ लगी। आखिरकार 27 साल के लंबे इंतजार के बाद 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास तो हो गया, लेकिन उसके साथ एक ऐसी शर्त जोड़ दी गई जिसने पूरे वादे पर ही एक बड़ा सवालिया निशान लगा दिया। हाँ, तो 2023 के कानून में एक बहुत बड़ी पेच थी। कहा गया कि आरक्षण लागू होगा, लेकिन तब जब देश में अगली जनगणना होगी और उसके बाद होगा परिसीमन, मतलब सीटों का बंटवारा फिर से होगा। अब इसका सीधा सीधा मतलब ये था कि 2029 के चुनावों में तो आरक्षण मिलना नामुमकिन था और ये वादा खिसक गया 2034 या शायद उससे भी आगे। मतलब एक ऐसा वादा जो मिल तो गया, पर उसकी चाबी भविष्य में कहीं रख दी गई। तो सवाल ये उठता है कि इन नए बिलों की जरूरत आखिर पड़ी क्यों? असल में ये दो बहुत बड़ी समस्याओं को एक साथ सुलझाने की कोशिश है। पहली, हमारा जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन का सिस्टम है वो 50 साल पुराना हो चुका है, और दूसरी, राजनीति में महिलाओं की बेहद कम भागीदारी। आज भारत की लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी है पता है? सिर्फ 13.6%। ये आंकड़ा हैरान करने वाला है। ये हमें महिला राजनीतिक प्रतिनिधित्व के मामले में दुनिया में 140वें नंबर पर रखता है। रवांडा और बांग्लादेश जैसे देश भी इस मामले में हमसे कहीं कहीं आगे हैं। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक शब्द समझना बहुत जरूरी है, परिसीमन। चलिए इसे एक स्कूल के उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक स्कूल है जिसमें कुछ क्लासरूम हैं। टाइम के साथ कुछ क्लास में 60 बच्चे हो गए और कुछ में सिर्फ 20। अब प्रिंसिपल क्या करेगा? जाहिर है वो क्लासरूम के बाउंड्री को फिर से बनाएगा ताकि हर क्लास में लगभग बराबर बच्चे हों, है ना? परिसीमन भी बिल्कुल यही काम करता है, बस क्लासरूम की जगह लोकसभा क्षेत्रों के लिए, ताकि हर सांसद लगभग बराबर आबादी को रिप्रेजेंट करे। और यहीं पर हमारे सिस्टम की सबसे बड़ी दिक्कत छिपी हुई है। हमारी लोकसभा की सीटें आज भी 1971 की जनगणना के हिसाब से तय हैं, 50 साल से भी ज्यादा पुरानी। इन दशकों में क्या हुआ? उत्तर भारत के राज्यों की आबादी तेजी से बढ़ी, जबकि दक्षिण भारत के राज्यों ने पॉपुलेशन कंट्रोल पर बहुत अच्छा काम किया। नतीजा, आज उत्तर प्रदेश जैसे ज्यादा आबादी वाले राज्य के एक वोटर की वोट की कीमत तमिलनाडु जैसे कम आबादी वाले राज्य के वोटर से कम है। और ये तो लोकतंत्र के एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य वाले सिद्धांत के ही खिलाफ है। तो इस 50 साल पुरानी तस्वीर को बदलने और महिला आरक्षण के वादे को हकीकत में बदलने के लिए सरकार 16 अप्रैल 2026 को क्या लेकर आई? सामने आए 3 बिल जो भारत के राजनीतिक नक्शे को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। इन बिलों का सार 3 बड़े कदमों में छिपा है। पहला, लोकसभा की कुल सीटों को 543 से बढ़ाकर सीधे 850 कर दिया जाए। दूसरा, परिसीमन के लिए अगली जनगणना का इंतजार ही ना किया जाए, बल्कि 2011 की जनगणना को आधार बना लिया जाए। और इन दोनों कदमों से जो सबसे बड़ा लक्ष्य हासिल होगा वो है तीसरा पॉइंट। 2029 के आम चुनावों तक महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू करने का रास्ता एकदम साफ हो जाएगा। जरा इस बदलाव के स्केल को देखिए। लोकसभा में 543 की जगह 850 सांसद। ये भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक बहुत बड़ा, एक ऐतिहासिक बदलाव होगा। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, हर बड़े बदलाव के साथ एक बड़ी बहस भी आती है। जैसे ही ये बिल सामने आए, देश में एक नई बहस छिड़ गई, नॉर्थ बनाम साउथ। एक तरफ तो महिला आरक्षण को जल्द लागू करने की खुशी थी, लेकिन दूसरी तरफ दक्षिण भारत के राज्यों ने इस पर बहुत गंभीर चिंताएं जताईं। दक्षिण के राज्यों का सवाल बहुत सीधा और गहरा है। उनका कहना है कि उन्होंने दशकों तक परिवार नियोजन, शिक्षा और स्वास्थ्य पर जबरदस्त काम करके अपनी आबादी को कंट्रोल किया। तो क्या अब आबादी के आधार पर सीटों का बंटवारा करके उन्हें उनकी कामयाबी की सजा दी जाएगी? उन्हें डर है कि ऐसा करने से संसद में उनकी राजनीतिक आवाज और ताकत दोनों ही कम हो जाएंगी। अब जरा आंकड़ों की भाषा में दोनों पक्षों की दलील को समझते हैं।
दक्षिणी राज्यों की चिंता ये है कि 850 सीटों वाली नई लोकसभा में उनका परसेंटेज शेयर कम हो जाएगा। इसके जवाब में सरकार का तर्क ये है कि कुल सीटें इतनी ज्यादा बढ़ रही हैं कि भले ही परसेंटेज शेयर लगभग वही रहे, दक्षिणी राज्यों की सीटों की कुल संख्या 129 से बढ़कर 195 हो जाएगी। मतलब संसद में उनकी आवाज कम होने के बजाय और भी मजबूत होगी। तो बिल आ गए हैं, बहस छिड़ गई है, लेकिन कुछ बहुत जरूरी सवाल अब भी बाकी हैं। और इस पूरी कहानी की बड़ी तस्वीर क्या है, चलिए देखते हैं। विपक्ष ने कुछ बहुत ही जायज सवाल उठाए हैं। पहला, अगर सरकार की मंशा सच में महिलाओं को आरक्षण देने की है तो इसे परिसीमन से क्यों जोड़ा जा रहा है? अभी जो 543 सीटें हैं उन पर इसे तुरंत क्यों नहीं लागू किया जाता? दूसरा, 2026 में 15 साल पुराने 2011 के जनगणना डेटा का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है? और तीसरा, जब एससी और एसटी महिलाओं के लिए सब कोटा है तो ओबीसी महिलाओं के लिए अलग से कोटा क्यों नहीं है? चलिए एक बार फिर दुनिया के नक्शे पर देखते हैं कि हम कहां खड़े हैं। रवांडा जैसा देश अपनी संसद में 61% महिलाओं की भागीदारी तय कर चुका है। हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश 21% पर है। और भारत, हम अभी भी सिर्फ 13.6% पर ही अटके हुए हैं। और आखिर में ये सब इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि प्रतिनिधित्व सच में मायने रखता है। जब पॉलिसी बनाने की टेबल पर वो लोग बैठते हैं जो जमीनी हकीकत से जुड़े होते हैं, तो नीतियां अपने आप बेहतर बनती हैं। डेटा यह भी दिखाता है कि जिन पंचायतों में महिला सरपंच चुनी गईं, वहां पीने के पानी, बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी जरूरी सुविधाओं पर ज्यादा ध्यान दिया गया। अब जरा इस बदलाव के असली असर की कल्पना कीजिए। अगर ये बिल कानून बन जाते हैं और 850 सीटों वाली लोकसभा में 33% आरक्षण लागू हो जाता है, तो संसद में महिला सांसदों की संख्या 74 से बढ़कर करीब 283 हो जाएगी। यह एक पीढ़ी में आने वाला शायद सबसे बड़ा बदलाव हो सकता है। तो हम इस चर्चा को एक आखिरी लेकिन सबसे बड़े सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या संसद में 283 महिलाओं की मौजूदगी सिर्फ एक आंकड़ा बनकर रह जाएगी, या ये भारतीय राजनीति और समाज की दशा और दिशा को हमेशा के लिए बदल देगी? इस ऐतिहासिक बदलाव का असली असर क्या होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।